हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल क्लासेस बांका में। और आज हम आपको बताएंगे भाषाओं के बारे में, लेकिन उस भाषा के बारे में नहीं जो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, उस भाषा में ही जिन भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला हुआ है, उन शास्त्रीय भाषाओं के बारे में बात करेंगे कि वो कौन कौन सी भाषाएं हैं जो शास्त्रीय भाषा हैं और किस साल वो सम्मिलित हुए, और शास्त्रीय भाषाओं के क्या लाभ हैं, उनके कुछ विशेष चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, विशेष बातों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो शास्त्रीय भाषा के बारे में बात करें तो 2004 में भारत सरकार ने एक नए भाषा वर्ग का निर्माण किया, जिसमें कि शास्त्रीय भाषा को बनाने का एक निर्णय लिया गया, फैसला लिया गया। और 2006 में इसने शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा जो देने का जो मापदंड हो गया था, उसको तय कर दिया गया कि किस तरह के मापदंड को लेकर के शास्त्रीय भाषाओं के दर्जे को दिया जा सकता है। ठीक है, तो अब तक यानी अभी तक 2016 तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिल चुका है। ठीक है, वो भाषाएं कौन कौन सी थी, वो कौन कौन सी हैं, वो देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तमिल है, जिसकी जो शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला तमिल को, वो 2004 में मिला। संस्कृत को 2005 में मिला, तेलुगु को 2008 में मिला, कन्नड़ को 2008 में मिला, और मलयालम को 2013 में मिला, और उड़िया को 2014 में मिला। कितनी भाषाएं हैं? लगभग 6 भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। कौन कौन सा? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। कौन सा? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, ये 6 भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। तो कब शामिल हुए? तमिल जो है शास्त्रीय भाषाओं के दर्जा के रूप में प्राप्त हुआ है, जो घुसा है उसमें, वो 2004 में। संस्कृत कब आया? 2005 में। तेलुगु कब आया? 2008 में। कन्नड़ कब आया? 2008 में। मलयालम कब आया? 2013 में। और उड़िया कब आया? 2014 में। तो ये 6 भाषाएं हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, तो जब शास्त्रीय भाषाएं हैं तो क्वेश्चन जो एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा है, आपको पता होना चाहिए कि ये भाषा शास्त्रीय भाषा है। ठीक है, तो शास्त्रीय भाषा के रूप में आपको जानकारी रहेगा तो वो आप वहाँ एग्जाम में टिक कर सकते हैं कि भाई ये शास्त्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, आखिर इसका लाभ क्या है? जो शास्त्रीय भाषा है उसका क्या उपयोग हो सकता था, क्या लाभ है? कुछ ना कुछ प्रयोजन होगा, कुछ ना कुछ लाभ होगा, तभी तो जाकर के इस शास्त्रीय भाषा का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक बार यदि कोई भाषा शास्त्रीय भाषा घोषित हो गई तो उसे एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए एक वित्तीय सहायता मिल जाती है। क्या मिलती है? एक वित्तीय सहायता मिल जाती है, यानी पैसा मिल जाता है उनको। मतलब उनका जो केंद्र है, उत्कृष्टता केंद्र, मतलब उस भाषा को बढ़ाने के लिए, स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता मिल जाती है। और जहाँ उस भाषा की पढ़ाई होती है, उसके अलावा जो गण्यमान्य व्यक्ति होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वहाँ पे 2 बड़े पुरस्कार दिए जाने का भी एक रास्ता तैयार हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध किया जाता है कि वह कम से कम शुरुआत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय भाषाओं के लिए एक निश्चित संख्या में एक पीठ स्थापित करे, जो उक्त भाषा के गणमान्य विद्वान उस पीठ में मतलब सम्मिलित हों। ठीक है, तो इसका जो मानदंड तैयार किया जाता है, वो मानदंड किसी शास्त्रीय भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए 1500 से 2000 वर्ष पुराने इसके प्रारंभिक वर्ष में जो इतिहास दर्ज होता है, उस इतिहास को देखा जाता है और उसमें कोई पौराणिकता देखी जाती है, जो कि प्राचीन साहित्य, प्राचीन ग्रंथ, जिसे कि वक्ताओं की पीढ़ी दर पीढ़ी, जो बोलने वाला आदमी है उसकी पीढ़ी दर जो पीढ़ी होती है, उसको उस भाषा को बेशकीमती मानता है। मान लीजिए हमारी कोई चीज़ है, आप बहुत पसंद है हमको, आप उसको छीनना चाहते हैं, तो लोग उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए लोग झगड़ा मार के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसी तरह से जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो भाषा चली आ रही थी, जो बेशकीमती भाषा मानी जाती है, जो एक साहित्यिक परंपरा मानी जाती है, जो कि एक मौलिक हो, शुरू से हम उसको बोलते आए, और तथा दूसरी भाषा जो भाषी समुदाय जो है उससे उधार नहीं ले गया हो कि हाँ भाई इस समुदाय से हम इस भाषा को उधार ले लिए गए, ऐसा नहीं, उधारी की कोई भाषा नहीं। ठीक है, क्योंकि शास्त्रीय भाषा और साहित्य जो है वो आज से भिन्न है। तो क्लासिकी भाषा वगैरह जो था, जो उससे अलग निकला था, जो उससे क्लासिकी भाषा निकला था और एक फोक भाषा निकला था, वो सब अलग है। ठीक है, तो चलिए
आपको हमने शास्त्रीय भाषा के भाषा के बारे में बता दिया, इसका लाभ बता दिए, इसका मानदंड हम बता दिए, कौन कौन सी भाषा शास्त्रीय नृत्य में सम्मिलित है, शास्त्रीय भाषा में सम्मिलित है, हमने आपको बता दिया। कब सम्मिलित हुआ था हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान से इसको याद रखिएगा ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। डिस्क्रिप्शन में सारी भाषाओं की जानकारी होगी, आप देख लेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए, थैंक यू, बाय।